दिल्ली में गर्मी का सितम सितंबर महीने में ही देखने को मिल रहा है। दिल्ली का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो दिल्ली का तापमान 26 डिग्री के आसपास रहा। न्यूनतम ये सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा है। वहीं सितंबर का ऑल टाइम रिकॉर्ड भी 40.6 डिग्री का है। 16 सितंबर 1938 में तापमान इस स्तर पर पहुंचा था। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आ सकती है। इसके साथ ही मध्यम बारिश का भी अनुमान है। अगर बारिश होती है तब तो तापमान अधिकतम 35 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रह सकता है। लेकिन अचानक गर्मी बढ़ने के पीछे बारिश न होना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से पहले हवाओं में हुए बदलाव को भी माना जा रहा है। इसके अलावा पृथ्वी का तापमान साल दर साल जो बढ़ रहा है, जो जलवायु परिवर्तन की अलग अलग वजहें हैं, उनको भी आप मिला दीजिए। इसमें इंसानी गतिविधियां हैं, इसका सबसे इम्पोर्टेंट योगदान रहा है जीवन शैली, औद्योगिकीकरण, परिणाम स्वरूप वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि। और ये आज की थ्योरी नहीं है, ये बड़ी पुरानी थ्योरी है, हम सब जानते हैं इससे। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमुख योगदान है, जो उद्योग, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन के कामों में उपयोग होने से बढ़ रहा है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फबारी जो जहां होनी चाहिए थी जिन क्षेत्रों में, वहां पर कमी आ रही है। बर्फ पिघलने की दर लगातार बढ़ रही है। समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आप मेरे मुंह से पहली बार सुन रहे हो। आपने अक्सर ये बातें सुनी पढ़ी होंगी। लेकिन क्या कारण है कि हम सचेत नहीं हो पा रहे? ये तापमान में वृद्धि के कारण बनता है, क्योंकि समुद्र स्तर में वृद्धि से जलवायु के तापमान को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं में लगातार परिवर्तन आते रहता है। और यही कारण हो सकते हैं कि इस साल सितंबर का वैश्विक जो 15 सालों में सबसे ज्यादा गर्म रहा। तो ये स्थिति क्यों है? कब सुधरेगी? क्या करना होगा? या ऐसी स्थिति है कि कुछ कर नहीं सकते, जो हो रहा है बस अपने आंखों के सामने उसे देख सकते हैं और झेल सकते हैं अपने शरीर से? सिर्फ यही स्थिति है या कुछ किया भी जा सकता है? इस पर बातचीत करने के लिए विमलेंदु झा हमारे साथ हैं, जाने माने पर्यावरण एक्सपर्ट हैं। विमलेंदु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका आकलन क्या है? ये सितंबर में कई लोग कह रहे हैं कि अगस्त के बाद अचानक से उन्हें जून महीने का एहसास हो गया, तो ये अगस्त के बाद जो अचानक से यू टर्न लेकर जून में हम पहुंच गए, ये अनयूजुअल है या ये होना ही था, एक्सपेक्टेड था? देखिए, अगर हम बहुत सारे मापदंडों को देखें तो बहुत ही अनयूजुअल है। और ये सिर्फ 35 साल का नहीं बल्कि 120 वर्षों में ऐसा रेन डेफिसिट और हीट जो है अगस्त का जब हम एवरेज देखते हैं तो नहीं रहा है। और साथ ही साथ ये भी जानना बहुत आवश्यक है कि ये सिर्फ दिल्ली की सच्चाई नहीं है, ये पूरे के पूरे एशिया रीजन की सच्चाई है। सिमिलर प्रॉब्लम्स जो है वो जापान में भी हो रहे हैं और भारत के अन्य हिस्सों में भी हो रहे हैं। उसका मुख्य कारण, जैसा आपने कहा, कि रेन डेफिशिएंसी जो है, लगभग हम कह रहे हैं कि 33% बारिश जो है अगस्त में जितनी बारिश होनी चाहिए, क्योंकि अगस्त का महीना जो है वो मानसून के बीचों बीच आता है। और मानसून में जो है 50% बारिश जो पूरे साल का एवरेज होता है वो मानसून में होता है। तो जुलाई में तो बहुत ज्यादा बारिश हुई, जिसका तहस नहस हम सबों ने देखा। और वो एक्सट्रीम रेनफॉल था। और अगस्त के महीने में जब बारिश होनी चाहिए थी, तो हम देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में सिर्फ ईस्टर्न पार्ट को छोड़ करके और कुछ और हिस्सों को छोड़ करके बाकी हिस्सों में बारिश की जो है वो कमी रही अगस्त के महीने में। जिसका परिणाम ये है कि अभी हम देख रहे हैं कि इसका हमारा हॉटेस्ट, जब सिर्फ मैक्सिमम टेम्परेचर सिर्फ पीक पे नहीं पहुंच रहा है, 120 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, साथ ही साथ मिनिमम टेम्परेचर जो है वो लगभग सेकंड हाईएस्ट पे है। तो जब भी हम तापमान की बात करते हैं तो हम सिर्फ मैक्सिमम की नहीं बल्कि मिनिमम की भी बात करनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम वो रेंज को समझना बहुत आवश्यक है। और इसका इफेक्ट जो है सिर्फ हमारे एक डिस्कम्फर्ट या फिर असुविधा से नहीं जोड़ना है आवश्यक, बल्कि अगर आप देखें तो आपका एक बिजनेस चैनल है कि इसका इफेक्ट एग्रीकल्चर के पे क्या पड़ता है। तो भारत के अनेक हिस्सों से जो खबर आ रही है कि खरीफ की फसल को बोने के टाइम में तो बारिश अति ज्यादा थी, लेकिन अभी जो है स्थिति खराब है और जो है बहुत एरियाज में लोगों के फसल जल रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। इन सबों का कारण जो है हम सबों को मालूम है। इन सब कारणों के बारे में आपने विस्तार से अभी बताया है कि ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, ये अनेक दशकों का काम है। हमने बहुत प्रयास करके यहाँ तक पहुंचे हैं कि हम इतना बड़ा जलवायु परिवर्तन हम लेके आए हैं। एब्सोल्युटली। विमलेंदु जी, एक बात मुझे बताइए, हम कहते थे जो कुछ हो रहा है
इंसानों को अपनी गतिविधियों पर काबू पाना होगा, वरना आने वाला समय ऐसा होगा, 50 साल बाद धरती ऐसी हो जाएगी, 100 साल बाद धरती ऐसी हो जाएगी। अभी मैं डेटा देख रहा हूं, सितंबर के पहले 4 दिन की जो चिलचिलाती धूप है, अगर मौसम विभाग की अगर उसी उन्हीं के डेटा को माने, तो 2022 के मुकाबले इस समय दिन का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। सिर्फ 2022 की तुलना में ही 9 डिग्री सेल्सियस का अंतर है इन दिनों में। इतनी जल्दी हमारे सामने हो रहा है, तो क्या अब हमें यह कहना बंद कर देना चाहिए कि 50 साल बाद ऐसा हो जाएगा, 100 साल बाद ऐसा हो जाएगा? वो हो रहा है अब। देखिए, ये जैसे कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव ने भी कहा कि ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल बॉइलिंग है। और जिस तरह के बारे में आपने कहा कि जो हम पिछले साल का जो एक का जो मापदंड था, उससे हम 9 डिग्री आगे हैं, और पिछले दशक का जो मापदंड था, मतलब हम तो पिछले 100 सालों में यहां तक नहीं पहुंचे थे जहां हम पहुंच चुके हैं। तो ऑफ कोर्स जिस गति से, जिस तरह की, आप ये देखिए कि जुलाई के महीने में जिस तरह का तांडव भारत के अनेक हिस्सों में हुआ है, जो बहुत ज्यादा बारिश के कारण, तो हम पिछले महीने बहुत अति बारिश का डिस्कशन कर रहे थे। इस महीने हम हीट की चर्चा कर रहे हैं। हम उसके पिछले महीने के पहले जून में हम हीट वेव के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे सैकड़ों लोग जो है भारत के अनेक हिस्सों में मर रहे हैं। तो ये सब क्लाइमेट चेंज है, सब ग्लोबल बॉइलिंग है, और जिसका संज्ञान हमें तो लेना ही लेना है। साथ ही सिस्टेमिक तौर से अगर हम इसको एक्सेप्ट ना करें, अगर हाँ आप सिर्फ इसको टेम्परेचर और तापमान में बदलाव और एक असुविधा, जो मैं पहले भी कह रहा था कि इसको असुविधा ना माना जाए, बल्कि एक सिस्टेमिक चेंज, एक सिस्टेमिक शिफ्ट, एक सिस्टेमिक इम्पैक्ट जो है, जो हमारी दिनचर्या पे पड़ता है, हमारी इकोनॉमी पे पड़ता है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे पड़ता है, हमारी खेती पे पड़ता है, और हमारी औद्योगिक कार्य प्रणाली पे भी पड़ता है। तो जब हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करते हैं, तो हम एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, हम फ्लैश फ्लड्स के बारे में बात करते हैं, हम हीट वेव्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ बिना इन दो एक्सट्रीम इवेंट्स के बीच में जो अभी जो सितंबर और अगस्त में चल रहा है, ये सबसे ज्यादा भयावह है। ऑफ कोर्स इसके बारे में लोग कहते हैं कि एल नीनो के कारण भी हुआ है, पैसिफिक ओशन में जो तापमान बढ़ा है उसके कारण बढ़ा है, हुआ है, इंडियन ओशन का भी इसका कंट्रीब्यूशन है। तो ओवरऑल ये सारी जानकारी पिछले अनेक वर्षों से हम सबों के पास है, लेकिन एक सिलसिलेवार तरीके से हम इसके ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं। हमने यूरोप की भी स्थिति अभी पिछले महीने देखी, अभी पिछले एक हफ्ते से अमेरिका, यूरोप के अनेक हिस्सों में जिस तरह के फॉरेस्ट फायर और की स्टोरीज आ रही हैं, तो पूरा विश्व जो है एक अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज से जूझ रहा है, और हमारी प्रायोरिटी अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इकोनॉमिक अफेयर्स पे, इश्यूज पे आता है। इकोलॉजिकल अफेयर्स जो असल में अनेकों बिलियन डॉलर्स को और अनेकों जिंदगियों को इफेक्ट करता है, वो हमारी प्रायोरिटी नहीं बन पाती है, दुर्भाग्यवश। ये आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा आखिरी सवाल, अब हम देख रहे हैं, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, 120 साल में सबसे ज़्यादा सूखा रहा अगस्त अभी गया, सामान्य से 33% कम बारिश हुई। सितंबर में क्या हो रहा है ये हम देख रहे हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ दिन पहले ही हम कह रहे थे कि जो अतिसार बरस रहे हैं बादल, ये जो अतिरेकी चाल हो गई है, इसका क्या करें। तो हम बारिश की बात कर रहे थे, अब हम सूखे की बात कर रहे हैं। अब ज़रा मैं आखिरी सवाल के रूप में G20 पर आऊँगा। कुछ उम्मीद जग रही है, क्योंकि थोड़ा सा मैं मायूस इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टडीज़ आ रही हैं जो G20 नेशंस के इन्वेस्टमेंट को बताती हैं। ये बढ़ गया, फॉसिल फ्यूल इन्वेस्टमेंट जो है ये $1.4 ट्रिलियन हो गया। क्लाइमेट गोल्स को शायद भूल गए हम सब लोग। तो हम जाना कहाँ चाह रहे थे, जहाँ कहाँ रहे हैं। अब भारत जैसे देश पर ज़रूर लादी जाएंगी सारी जिम्मेदारियां, लेकिन कलेक्टिव अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए तो हमने फॉसिल फ्यूल इन्वेस्टमेंट G20 देशों ने बढ़ा दिया है। तो आपको लगता है कि कोई आम सहमति बन पाएगी? नहीं, देखिए, अगर आप ऐतिहासिक रूप से देखें तो जो 7 देश थे, जो G7 जिसको हम कहते हैं, वो लगभग 50% कार्बन कंट्रीब्यूशन जो था ग्लोबल वार्मिंग में, जो कंट्रीब्यूशन था, उन 5 देशों का था। और अगर हम इन 20 देशों को भी देख लें, अगर हम अपने आप को भी उसमें जोड़ लें, तो 80 से 90% जो पोल्यूशन के कारण हैं, हम खुद हैं। तो उस कमरे में जब ये मीटिंग हो रही होगी G20 की, तो सबसे प्रदूषण करने वाले या कार्बन कंट्रीब्यूटर्स एक साथ बैठे रहे हों। क्लाइमेट चेंज एजेंडा पे था, एजेंडा पे चर्चाएं हुई। अभी यूएई में भी
बात हुई, कॉप में भी बात हुई, इस बार भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हो रही है, लेकिन एक लीपापोती वाली बात है रादर देन एक्चुअल कॉन्क्रीट कॉन्वर्सेशन। जैसा आपने कहा कि फॉसिल फ्यूल जब तक कमरे के बाहर नहीं जाएगा, जब तक हम कोल और हमारा अपना डिपेंडेंस हम फॉसिल फ्यूल पे रखे रहेंगे, क्योंकि हम हमें ये लगता है G20 कंट्रीज की प्रायोरिटी इकोनॉमिक इश्यूज हैं, और हम एनवायरमेंटल एजेंडा को भी अपने इकोनॉमिक एजेंडा को फर्दर करने के लिए यूज करते हैं। तो एक तरफ तो हम बात करते हैं कि हम नेट जीरो की तरफ जाएं, और नेट जीरो के साथ साथ अगर हम फॉसिल फ्यूल में इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा तो ये थोड़ा सा एक आयरॉनिकल सिचुएशन है। तो मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है, और ये भी बात है कि रशिया और चाइना की अनुपस्थिति या उनके प्रीमियर्स की अनुपस्थिति से कुछ खास निकल के नहीं आने वाला है। लेकिन एक चीज है, उम्मीद रखना बहुत आवश्यक है कि असल में अगर इस पर्यावरण के बदलाव को या ग्लोबल बॉइलिंग को या फिर क्लाइमेट चेंज को अगर इफेक्ट करना है तो G20 के पास ही पावर है, और उस तरह की पॉलिटिकल विल, उस तरह की नियमितता, उस तरह का एक स्वभाव, उस तरह का एक दूरदर्शिता G20 देशों को, खासकर अमेरिका और बाकी देशों को, और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका बहुत बड़े हिस्सेदार हैं इसमें, इन दोनों बड़े बड़े भूखंडों को और एक सभ्यताओं को दिखाना आवश्यक है, और भारत को भी इसके ऊपर, क्योंकि भारत जिस तरह से अपनी एक निर्णायक एक लीडरशिप दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको लीडरशिप लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका इफेक्ट, जिस तरह का इफेक्ट भारतीयों पे पड़ता है क्लाइमेट चेंज का, उतना इफेक्ट अमीर देशों पे या डेवलप्ड नेशंस पे नहीं पड़ता है। तो डेवलपिंग नेशंस का बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। एब्सोल्युटली। और देखिए, विकसित देशों को तो अपनी हठधर्मिता छोड़नी पड़ेगी इस मामले में। उनको अब मानना पड़ेगा कि अब दिखाने के, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, ये नहीं चलेगा। अब इसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप्स हैं, ख़ासतौर से G7 देशों की, जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे टॉप पर आते हैं, वो क्या करेंगे? उसमें फिर से डेवलप वर्सेस डेवलपिंग नेशन का ये मुद्दा रह जाएगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कि वक्त की ज़रूरत यही है कि जितने भी G20 नेशंस हैं, जिसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों हैं, ये फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़ की एक टाइम लाइन बनाएं कि हम ख़त्म करेंगे, कब तक करेंगे ये बताएं, और क्लीन एनर्जी पर फोकस करें। भारत ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है, ग्रीन एनर्जी के प्रति अपनी प्रतिबद्धताएं जाहिर की हैं, लेकिन इससे आगे भी सोचना होगा। तो सबके लिए कुछ ना कुछ है करने के लिए इस दिशा में, और हालात हम सबके सामने हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विमलेंदु जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच।